Hi everyone. Hope you're doing good. Okay, so till the previous lecture, what we had seen was meaning of production, stock, and supply. Okay, conversion of raw materials into finished goods was production. Bringing this production to the warehouse is known as stock, and bringing those goods to the market is known as supply. लेकिन supply इतना जनरल टर्म में नहीं था. Supply means ability of the seller to sell the goods and willingness of the seller to sell the goods at a given price, place and time was known as supply. उसके बाद देखा था हमने differences between stock and supply. Then we went for factors affecting supply. P code. P C O T E. P for price factor. C for cost of production. O for other factors. T for technology level. And E for expectations of future prices. चलिए तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो आएगा आपकी स्क्रीन पे. सप्लाई फंक्शन. याद आया? डिमांड में भी क्या था? डिमांड फंक्शन. तो वैसे ही सप्लाई का भी तो फंक्शन होगा. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई फंक्शन? लेट अस सी दैट. द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई इज नोन एज सप्लाई फंक्शन. बहुत आसान है. डिमांड फंक्शन भी ऐसा ही था. खाली डिमांड को हमने किससे रिप्लेस करना है? यहाँ पे सप्लाई से उसको रिप्लेस करना है. बाकी डेफिनेशन में कोई भी चेंज नहीं है. Since it is mathematics, equations will come. Some form of equation is going to come in front of you. Let us see that. Example, SX मतलब supply of commodity X is equal to F मतलब function bracket PX मतलब price of commodity X. T for technology level. PF मतलब price of factors of production. PE मतलब एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइसेस. और यू अपना किसके लिए था? अदर फैक्टर्स के लिए था. ठीक है. सो वही चीज आपको लिख लेनी है. एस एक्स इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स. एफ इज इक्वल टू फंक्शनल नोटेशन. पी एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स. पीई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस. एंड पी एफ मतलब प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. टी मतलब टेक्नोलॉजी लेवल एंड यू मतलब अदर फैक्टर्स. तो ये इक्वेशन खाली ये समझाना चाहता है कि सप्लाई इज डिपेंडेंट अपॉन सो मेनी फैक्टर्स. बहुत सारे फैक्टर्स मिलके तय करेंगे कि सप्लाई मार्केट में क्या होगा, कितना होगा, कैसे चेंज होगा, क्यों चेंज होगा, कितने से चेंज होगा. ये सारे फैक्टर्स सप्लाई पे असर कर रहे हैं. ये हमें मैथमेटिकली बताना है. तो वो हम कैसे बताएंगे? थ्रू दिस इक्वेशन नोन एज सप्लाई फंक्शन. ओके, और कुछ नहीं है. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. लॉ ऑफ सप्लाई. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ? मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस. ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा करोगे तो वैसा होगा, फलाना करोगे तो ढिमका होगा, और ढिमका करोगे तो फलाना होगा. ओके, उसी चीज को हम लॉ बोलते थे. सो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताएगा आपको? कि जब जब प्राइस में बढ़ोतरी होगी, वेन एवर द प्राइसेस आर गोइंग टू शूट अप, द सप्लाई इज ऑल्सो गोइंग टू राइज. एंड वेन द प्राइस फॉल्स, द सप्लाई इज ऑल्सो गोइंग टू फॉल. लेकिन ये स्टेटमेंट हकीकत में कब बदलेगा? जब आप कुछ अजम्पशंस लेंगे. तो उसकी एक कंडीशन होती है. हर लॉ शुरू होने से पहले आप हमेशा ये दो वर्ड्स देखोगे. कौन से? यस, सेटेरिस पेरिबास. कौन सी बास? पेरिबास. किसकी बास? सेटेरिस की पेरिबास. ओके, विच मीन्स फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, दे आर गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. खाली प्राइस में चेंज आने से सप्लाई में क्या चेंज आएगा वो ये लॉ ऑफ सप्लाई आपको बताएगा. ठीक है. चलिए देखते हैं. द प्रिंसिपल एक्सप्लेनिंग रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई फॉर अ गुड, कीपिंग द इफेक्ट ऑफ ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स.
मतलब all other factors as constant is called the law of supply. So law of supply क्या है? वो एक ऐसा प्रिंसिपल है जो समझाता है रिश्तेदारी. किसके बीच में रिश्तेदारी? प्राइस और सप्लाई के बीच में क्या रिश्ता है, वो ये लॉ ऑफ सप्लाई आपको समझाता है. लेकिन ये रिश्ते को अगर समझना है तो सप्लाई का बाकी फैक्टर्स के साथ भी जो रिलेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसा आपको मानना पड़ेगा. So other factors don't change, and when we assume all other factors constant, then only we can establish relationship between price and supply. Okay, चलिए देखते हैं आगे. Ceteris paribus लॉ स्टार्ट हो गया. Ceteris paribus, that is keeping all other factors constant. As prices rise, supply expands, and as prices falls, supply contracts. अब हम एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन शब्द का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन डिमांड में कब था? जब प्राइस में चेंज था. तो वैसा ही चेंज जब सप्लाई में आएगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस, उसको हम क्या बुलाएंगे? एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई ही बुलाएंगे. सो प्राइस राइज, सप्लाई एक्सपांड्स. Price falls, supply contracts. Or in simple terms, you can also say price rise, supply rise, price falls, supply falls. दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? देखो स्क्रीन पे, there is a positive relationship between price and supply. लेकिन ये तभी मुमकिन है जब law of supply other factors को क्या बोले? चुप हो जाओ. अगर law of supply और other factors ह्यूमन बींग्स होते तो उनके बीच में कुछ इंटरेक्शन ऐसा हुआ होता. तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप! चुप हो जा सातवीं फेल. चुप! एक शब्द नहीं बोलोगे. सो कहने का क्या मतलब है? लॉ ऑफ सप्लाई अदर फैक्टर्स को कुछ बोलने ही नहीं देगा, उसको चेंज होने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई is going to establish relationship only between price and supply. So other factors क्या होंगे? चुप हो जाएंगे. ठीक है, उन्हें चेंज होने का अधिकार नहीं है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Now we see there are certain assumptions of law of supply. तो assumption के तौर पे तो हम जानते ही हैं. क्या है assumption? Other factors are not going to change. On your screen, such positive relationship between price and supply is based upon certain assumptions. Assumptions मतलब to take certain things for granted, to assume something, पहले से कुछ मान लेना, उसको हम क्या बोलेंगे? assumption बोलेंगे. ठीक है, चलिए पहला, price of factors of production remain constant. price of goods नहीं बोला, क्या बोला? price of factors of production. मतलब अदर फैक्टर्स में ये कौन सा पॉइंट है? सी वाला पॉइंट है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट. सेकंड, देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. तो COTE, उसमें टी क्या था? टेक्नोलॉजी तो था. फिर लेवल ऑफ कंपटीशन रिमेन्स सेम, मतलब नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट रिमेन्स द सेम. ये अदर फैक्टर्स में हमने देखा था. देन एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस. सो COTE E for expectations of future prices, ये भी चेंज नहीं होगा. Then other factors like government policy, natural factors, etc. remain unchanged. जब ये सारी चीजें unchanged रहेंगी तो ही लॉ ऑफ सप्लाई सही साबित होगा. अदरवाइज ये लॉ को उलट पुलट करके रख देंगे, ऐसा अदर फैक्टर्स में पावर है. और ये इकोनॉमिस्ट पहले से जानते थे कि अगर मैंने अदर फैक्टर्स को चेंज होने दिया तो मैं कोई लॉ बना ही नहीं पाऊंगा. और इसीलिए इकोनॉमिस्ट ने क्या सोचा कि बिफोर आई प्रेजेंट दिस लॉ इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड, लेट मी फर्स्ट टेल देम कि अदर फैक्टर्स में कोई चेंज न आए तो देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. अगर अदर फैक्टर्स चेंज होते रहे
तो प्राइस और सप्लाई के बीच में कोई रिलेशनशिप बन ही नहीं पाएगी। उसको हम साबित करेंगे ऑन योर स्क्रीन। चलो, सो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? प्राइस राइज, सप्लाई राइज, प्राइस फॉल्स, सप्लाई फॉल्स। अग्रीड। लेकिन ये बात गलत साबित हो जाएगी अगर आप अजम्पशंस नहीं लोगे तो अगर अजम्पशंस न लिए होते तो क्या होता? प्राइस राइज और रिमेन्स द सेम, द सप्लाई वुड फॉल, and if price falls or remains the same, the supply would rise. ऐसा होता अगर हमने assumption न लिए होते तो। सो assumptions बारी बारी करके एक बार चेक करेंगे कि अगर ये assumption न लेते तो रिलेशनशिप क्या बनती। सो what if price of factors of production falls? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता, और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने से वो सेलर ज्यादा सप्लाई करता ना। फिर मार्केट में प्राइस भले ही सेम रहे, मेरा खर्चा कम हुआ, मेरा प्रॉफिट बढ़ा, तो मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा ना। तो आपका लॉ ऑफ सप्लाई यहां फेल हो जाएगा। इवन एट सेम प्राइस यू आर गोइंग टू सप्लाई मोर। और दूसरी तरफ व्हाट इफ प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन राइजेस? मतलब खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो मैं सप्लाई भी कम करूंगा। भले ही मार्केट में सेलिंग प्राइस कम नहीं हुई, लेकिन मेरा खर्चा बढ़ने से, प्रॉफिट कम होने से मैं सप्लाई कम कर दूंगा। सो इवन एट सेम प्राइस द सेलर इज गोइंग टू सेल लेस, है ना। तो उल्टा हो गया पूरा, उलट पुलट। अगर अजम्पशंस को हम नहीं लेंगे तो लॉ ऑफ सप्लाई में सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद व्हाट इफ टेक्नोलॉजी लेवल फॉल्स? टेक्नोलॉजी जो एक लेवल की थी, अचानक से उसका लेवल गिर गया, या टेक्नोलॉजी आपके यहां अपग्रेड ही नहीं हुई, पुरानी टेक्निक से आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो क्या होगा? अगर प्राइस सेम भी रहेगी तो भी हम सप्लाई कम कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतने इक्विपमेंट्स ही नहीं होंगे टू इंक्रीज अवर सप्लाई और टू इवन सप्लाई द सेम क्वांटिटी। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी लेवल में राइज आता है तो अगर मार्केट में प्राइस सेम होगी तब भी मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा कमाना है। ओके, सो इफ टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स, people are going to supply more irrespective of whether the market price has changed or not changed. तो ये भी असर आएगा सप्लाई पे, लेकिन ये असर हम आने नहीं देंगे, क्योंकि हमने assumptions में क्या बोला? There is no change in technology. ओके, उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इफ नंबर ऑफ सेलर्स राइज? अच्छा, मार्केट में प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ बिजनेसमैन बढ़ रहे हैं, ट्रेडर्स बढ़ रहे हैं, प्रोड्यूसर्स बढ़ रहे हैं, तो सप्लाई भी तो बढ़ेगा ना। सो इवन एट सेम प्राइस द सप्लाई इज गोइंग टू राइज। तो आपका लॉ ऑफ सप्लाई यहां पे भी फेल हो जाएगा, और हमें इसको फेल नहीं होने देना है, इसीलिए हमने अजम्पशन में क्या लिया? नो, दे विल नॉट चेंज। तो ही लॉ ऑफ सप्लाई सच साबित होगा। फिर व्हाट इफ नंबर ऑफ सेलर्स फॉल? नंबर ऑफ सेलर्स फॉल हो गए तो भले ही मार्केट में प्राइस में कोई चेंज नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज की, लेकिन नंबर ऑफ सेलर्स फॉल होने से सप्लाई अपने आप फॉल होगा ही ना। तो वापस आपका लॉ ऑफ सप्लाई यहां फेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइसेस राइज? अब भविष्य में आप सोच रहे हो कि भाव बढ़ने वाला है, तो मैं आज का सप्लाई क्या करूंगा? कम कर दूंगा। लेकिन क्या प्राइस आज चेंज हुई है? नहीं, वो तो भविष्य में चेंज होने वाली थी, फिर भी आपने करंट सप्लाई को कम क्यों कर दिया? सो यहां पे भी आपका लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाएगा। आपने तो सप्लाई इसीलिए कम किया है क्योंकि आप ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए भविष्य में जब प्राइस बढ़ेगा तब बेचना चाहोगे। ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे। ओके, सो इफ दीज assumptions आर नॉट टेकन केयर ऑफ, द लॉ ऑफ सप्लाई विल नॉट प्रूव करेक्ट। दूसरी तरफ अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस है कि वो फॉल होगा, तो प्राइस फॉल होने से पहले ही हम आज का सप्लाई बढ़ा देंगे। तो आज मार्केट में प्राइस सेम था, लेकिन फिर भी सप्लाई बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस थी उस सेलर की कि भविष्य में भाव गिरे, उससे पहले ही मैं बेच के निकल लूं। ओके, सो ये अगेन ये साबित करता है कि दिस फैक्टर इज ऑल्सो हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन सप्लाई, लेकिन हम ये इन्फ्लुएंस होने नहीं देंगे, क्योंकि हमें रिलेशनशिप किसके बीच में बनाने का है? प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप बनाने का है। तो दूसरे के साथ हम सप्लाई को जाने नहीं देंगे। ओके, उसके बाद
What if other factors become favorable, है ना? At low price people will sell more. Other factors like आपके यहाँ गवर्नमेंट पॉलिसी अच्छी आ गई, नेचुरल कंडीशंस अच्छी है, तो भले ही मार्केट में प्राइस चेंज ना हो बट सप्लाई तो उसका बढ़ेगा, ठीक है? ऑन दी अदर हैंड अगर अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल हो गए तो कोई कितनी भी सेलिंग प्राइस पे बेचने को बोलेंगे, अदर फैक्टर्स आपकी फेवर में नहीं है, फ्लड है, ड्राउट है, अर्थक्वेक है, अनडिसेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज आपके बिजनेस के खिलाफ जा रही है और मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है, फिर भी आप अपना ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास वो एनवायरमेंट ही नहीं है जहां पे बैठ के आप प्रोडक्शन कर सको। सो वहां पर भी आपका लॉ ऑफ सप्लाई गलत साबित होगा, ठीक है? अंडरस्टूड? चलिए फिर आगे देखते हैं सप्लाई शेड्यूल। ओके, सो जैसे डिमांड शेड्यूल था वैसा ही यहां पे सप्लाई शेड्यूल भी आएगा। अलग अलग तरीके हैं इस लॉ ऑफ सप्लाई को प्रेजेंट करने के, ये और कुछ नहीं है। सप्लाई फंक्शन मतलब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था, लॉ ऑफ सप्लाई मतलब सेंटेंस में प्रिंसिपल्स में प्रेजेंटेशन था। अब सप्लाई शेड्यूल है तो आप जानते हो कि वो एक टैब्यूलर प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है लेकिन बात तो सब लोग एक ही बोलना चाहते हैं। कौन सी बात? प्राइस राइज, सप्लाई राइज, प्राइस फॉल्स, सप्लाई फॉल्स। ओके, चलिए। So a tabular representation showing willingness of sellers to sell different quantities of a good at various prices is called the supply schedule. Okay, एक ऐसा ही शेड्यूल आपकी स्क्रीन पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ मिल्क 10, उसके सामने सप्लाई कितना है 100, फिर वही प्राइस बढ़ के कितना हो जाता है 20, तो सप्लाई ऑफ मिल्क इज 200, फिर 30 के सामने 300, 40 के सामने 400 और 50 के सामने 500। तो लगातार आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? प्राइस बढ़ रही है और उसके साथ साथ सप्लाई भी बढ़ रहा है। ओके, अब इसी सप्लाई शेड्यूल को हम ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे तो उसको क्या बुलाया जाएगा? सप्लाई कर्व बुलाया जाएगा, ठीक है? बिल्कुल डिमांड से मैचिंग है लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। डिमांड वॉज फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, सप्लाई इज फ्रॉम सेलर, ट्रेडर, प्रोड्यूसर, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? सो साइकोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट है। डिमांड में ऐसा था कि प्राइस बढ़े तो डिमांड फॉल हो, लेकिन यहां पे उसका उल्टा होगा, प्राइस राइज, सप्लाई राइज। ओके, चलिए। सो उसी चीज को जब हम ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे तो उसको बुलाया जाएगा सप्लाई कर्व। लेट अस सी दैट अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन showing different quantities of goods sold by a seller at different prices is called the supply curve. So ये शेड्यूल को ही हम अभी ग्राफ में प्लॉट करेंगे, साथ साथ ड्रॉ करेंगे। तो आप अपना नोटबुक, स्केल, पेंसिल, पेन सब इकट्ठा कर लो। वीडियो को यहाँ ऐसा हो तो पॉज कर दो। इतना सब अरेंज करने के बाद आओ साथ साथ हम ये डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, ठीक है? ऑन योर स्क्रीन सबसे पहला डायग्राम शुरू कैसे होता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके, ये दो एक्सिस बना दिए, उनको नाम दे दिया, फाइन। उसके बाद प्राइस इन रुपीज ऑन वाई एक्सिस एंड सप्लाई इन यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस। अब डिमांड की जगह क्या आ गया? सप्लाई आ गया। ओके, अब अपना पहला कॉम्बिनेशन क्या है? प्राइस इज 10 एंड सप्लाई इज 100। सो 10 और 100 का ये कॉम्बिनेशन आपके सामने आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्राइस 20 तो सप्लाई कितना था 200, तो वो एक कॉम्बो हम बनाएंगे, प्राइस 20 और सप्लाई 200। ओके, उसके बाद 30 एंड 300, सो उसका एक कॉम्बिनेशन आ जाएगा 30 के सामने 300 का। वैसा ही फॉर 40 400 एंड फॉर 50 500, ठीक है? ये आ गया। अब ये अलग अलग कलर्स के आपको 5 अलग अलग पॉइंट्स मिले हैं, है ना? इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन एक पॉइंट पे आता है, तो उस पॉइंट को हम पहले प्लॉट कर देंगे। ये पहला पॉइंट आ गया, चलो दूसरा पॉइंट आ गया, तीसरा पॉइंट आ गया, चौथा पॉइंट आ गया और पांचवा पॉइंट भी आ गया, ठीक है?
अब इन पॉइंट्स को हम नाम दे देंगे ए, ओके, फिर यस तुम्हें आता है ABCD, A B C D एंड E, ओके। अब ये पांचों पॉइंट्स मिलने के बाद क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये क्या मिल गया आपको, सप्लाई कर्व मिल गया। और ऑब्जर्व करो डिमांड से एकदम उल्टा है, डिमांड वॉज नेगेटिवली स्लोप्ड, सप्लाई इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। तो देखो लिखा है पॉजिटिवली स्लोप्ड सप्लाई कर्व, अपवर्ड राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डाउनवर्ड फॉलिंग की जगह क्या हो गया, अपवर्ड राइजिंग हो गया। और ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज प्राइस राइज, सप्लाई राइज, प्राइस फॉल्स, सप्लाई फॉल्स। Which relationship is there between both the factors, direct and positive relationship। और जब डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी तो उसका कर्व भी पॉजिटिव ही आएगा ना, अंडरस्टूड। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। Why there is positive relationship between price and supply? रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई इज पॉजिटिव, लेकिन ऐसा क्यों। अब यही सवाल हमने डिमांड वाले चैप्टर में भी पूछा था कि वाई देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो उसमें हमने क्या देखा था, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ओके। अब यहां पर वाई देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, तो उसके पीछे भी दो रीजंस हैं। पहला रीजन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अच्छा, आप अगर बिजनेसमैन है, ट्रेडर है, प्रोड्यूसर है, आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपका बिजनेस सेटअप हुआ किस ऑब्जेक्टिव के साथ, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के साथ, कि हमें प्रॉफिट कमाना है। और इस प्रॉफिट को खाली कमाना नहीं है, इसको मैक्सिमाइज करना है। मतलब हम बिजनेस ऐसा करेंगे कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट घर लेके जा सके, ठीक है। दैट वाज नथिंग बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हर बिजनेस शुरू होता है, फाइन। सो व्हाट हैपेंस, एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट द एंटरप्राइज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, जैसा मैंने कहा। सो व्हेन प्राइसेस राइजेस they see a possibility of earning more profits, so they supply more and vice versa। मतलब मार्केट में जैसे ही प्राइस बढ़ेगा, मेरे मुंह से ला टपकेगी कि मैं अपना प्रोडक्ट कितने महंगे में बेच सकता हूं, कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं, अरे प्रॉफिट के लिए ही तो मैंने ये बिजनेस किया था। तो जैसे ही एंटरप्रेन्योर के मुंह में ला टपकी, उसने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया, सप्लाई बढ़ा दिया। सिंपल लॉजिक है। Because all entrepreneurs are here to earn profit, and when the selling price rises, the profit margins rise, and so the supply rise। On the other hand, उल्टा सोचो, अगर प्राइस फॉल हो गया तो बेचारा एंटरप्रेन्योर लकपका जाएगा, है ना। उसको लगेगा कि यार मेरा तो प्रॉफिट एकदम कम हो गया है, और प्रॉफिट कम हो तो मुझे ज्यादा सप्लाई करने में भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। Because entrepreneur is going to produce those products the maximum, जहां पे उसको maximum profits मिले, क्योंकि what was the very objective of business, maximization of profits। And when he is getting more profits, he is bloody going to supply more, and if he is going to earn less profits, he is demotivated to produce, he is demotivated to supply। और ऐसा ही होता है, आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। अगर आपको मालूम पड़ जाए कि सही तरीका यही है, मेहनत करो और मार्क्स लेके जाओ, लेकिन अगर कोई आपको आके ऐसा बोल दे कि तुम कितनी भी मेहनत करो, मार्क्स तो आपके सेम ही आने वाले हैं, तो आप क्या मेहनत करने बैठोगे। वही चीज यहां लागू हो रही है। इफ एंटरप्रेन्योर सीज अ वेरी बिग रिजल्ट, ही इज गोइंग टू वर्क मोर, एंड इफ ही सीज अ वेरी स्मॉल रिजल्ट, ही विल बी डिमोटिवेटेड टू वर्क। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये पहला पोर्शन इजी है, समझ में आ गया। दूसरा पोर्शन डिमांड में भी टफ था, यहां पर भी थोड़ा सा टफ है, तो थोड़ा ध्यान देना, 100% फोकस रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विलिंगनेस एंड नंबर ऑफ सेलर्स, ओके। मतलब क्या, व्हेन प्राइस राइजेस, दोज प्रोड्यूसर्स हु वर नॉट विलिंग टू सेल देयर स्टॉक एट लोअर प्राइस स्टार्ट सेलिंग देयर स्टॉक्स एट हायर प्राइस। अब आप बात को समझो, आप बिजनेस लेके बैठे हैं, बहुत सारा सामान आपके पास पड़ा हुआ है, और मार्केट में प्राइस अगर बढ़ रहा है तो आप क्या करेंगे, जितना भी सामान आपके पास है
सबका सब मार्केट में सप्लाई के लिए ऑफर कर देंगे टू द बायर्स। लेकिन अगर मार्केट में प्राइस कम हो जाए तो मैंने पहले भी कहा था कि आप स्टॉक को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सप्लाई को चेंज कर सकते हो विद द चेंज इन प्राइस। तो उस केस में आप क्या करोगे, जितना सामान आपके पास है ना वो मार्केट में न रखते हुए आप उसको कहां लेके चलोगे, वेयरहाउस में। और फिर जब प्राइसेस बढ़ेंगे तब वेयरहाउस से वही सामान आप कहां लेके आओगे, अपने शोरूम में लेके आओगे, अपनी दुकान में लेके आओगे और कस्टमर्स को ऑफर करोगे कि अब मुझे बेचना है। अब क्यों बेचना है, क्योंकि प्राइसेस हैव राइजन। तब क्यों नहीं बेचना था, क्योंकि प्राइसेस वर एट अ लो लेवल और दे हैड फॉलन। सो ऐसी ही कुछ साइकोलॉजी यहां पे काम करेगी फॉर एग्जिस्टिंग सेट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हु आर ऑलरेडी देयर इन द मार्केट। ओके, सिंपल। प्राइस बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगा, वेयरहाउस से सामान मार्केट में लाऊंगा, सप्लाई बढ़ाऊंगा। और प्राइसेस फॉल हो गए तो मार्केट से वही गुड्स कहां लेके जाऊंगा, वेयरहाउस में। आई विल कन्वर्ट सप्लाई इनटू स्टॉक। ओके, अंडरस्टूड। तो सप्लाई अपने आप मार्केट में फॉल हो जाएगा। अब ये तो हो गई एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स की बात। अब प्रॉफिट बढ़ने से, प्राइस बढ़ने से नए लोग भी तो मार्केट में आएंगे। सो सी दैट न्यू नंबर ऑफ सेलर्स विल ऑल्सो ज्वाइन मार्केट टू सेल गुड्स एज दे सी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग मोर प्रॉफिट। अब आप लोग एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हो, आपको दूर से बैठ के कहीं से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, क्योंकि मुझे भी इस बिजनेस में आने की उत्सुकता है। लेकिन जब मैंने ऐसी पोजीशन देखी कि मार्केट में सेलिंग प्राइस कम हो रहा है, आप लोग नुकसान कर रहे हो, तो मैं तो बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं था बिजनेस करने के लिए। लेकिन मैंने जैसे ही ये देखा कि आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो अब मैं भी बिजनेसमैन ठहरा, तो मुझे भी वो प्रॉफिट कमाना है। तो मैं भी अब उस मार्केट में आके गुड्स को सप्लाई करना चालू कर दूंगा ना। सो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स तो वैसा करेंगे, लेकिन नए नंबर ऑफ सेलर्स भी ज्वाइन होंगे अगर वो मार्केट में दूसरे लोगों को ज्यादा प्रॉफिट कमाते हुए देखते हैं। क्योंकि हर बिजनेसमैन का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। ओके, अब इसका उल्टा सोचो, अगर मार्केट में प्राइसेस कम हो गए, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, डीमोटिवेशन उस हद तक फैल गया कि लोगों को लॉस होने लगा, तो फिर क्या होगा, लोग वो बिजनेस करना छोड़ देंगे। नंबर ऑफ सेलर्स विल गो डाउन एंड सो द सप्लाई विल ऑल्सो गो डाउन। अगर मार्केट में प्राइसेस कम हो गए, प्रॉफिट कम हो गया तो। ठीक है, चलिए तो उसकी एक समरी फॉर्म में लिख लेते हैं। दैट इज प्राइस राइज, सो स्टॉक गेट्स कन्वर्टेड इनटू सप्लाई, और मार्केट में सप्लाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर प्राइस कम हो गया, फॉल हो गया, तो सप्लाई गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टॉक, सो अपने आप मार्केट में जो सप्लाई है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। चलिए तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।